जैसा कि हम सभी को विदित है, आज इंदिरा जी की 106वीं जयंती है, तो हम सभी को और पूरे देशवासियों को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो संभवतः इतिहास में किसी भी स्त्री पर इतना बोझ नहीं रहा होगा दायित्व का जितना इंदिरा जी के कंधों पर रहा, और उन्होंने बखूबी उसको निभाया। तो जब मैं इंदिरा जी से कितनी परिचित थी, पहले तो मैं इसके बारे में बात करना चाहूँगी कि मैं छोटी थी 4th-5th क्लास में। तो मैं स्कूल में जब 15 अगस्त 26 जनवरी होता था तो परेड निकलती है बच्चों की, प्रभात फेरी, तो उसमें मुझे जो लड़कियों की लाइन होती थी उसको लीड करने का मौका मिलता था, और हम लोग नारे लगाते थे कि जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा तेरा नाम रहेगा। तो मैं ये सोचती थी कि केवल इंदिरा जी के लिए ही क्यों ऐसा कहा जाता है, ये वाक्य और किसी के साथ क्यों नहीं जोड़ते। तब मतलब चीज़ें क्लियर नहीं थी, उतनी जानकारी भी नहीं थी। तो धीरे धीरे एक होता है किसी को जानना, एक होता है किसी को समझना, एक होता है कि पूरी तरह जानना। तो मैं उनको जानती थी, पता था कि वो देश की एकमात्र प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जब उनको पढ़ा तो मुझे आज समझ में आया कि क्यों ऐसा कहा जाता है कि जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा तेरा नाम रहेगा। तो एक दृढ़ता की मिसाल है, उन्होंने दृढ़ निश्चयी व्यक्तित्व की धनी हैं, उनके ज़िंदगी में संघर्ष आजीवन रहा, उनका जीवन कभी भी शांतिपूर्वक नहीं चला, क्रूर बुछोहों की स्मृति से उनका जीवन भरा हुआ है। तो जब आज ही के दिन उनका जन्म हुआ 1917 में, तो उनका जन्म एक अच्छे राजनीतिक परिवार में हुआ, जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू जी के यहाँ। तो आज के दिन वही, अब तो इतनी सर्दी भी नहीं होती, उस समय बहुत सर्दी पड़ती थी, तो ठंड का मौसम था, चारों ओर अफरा तफरी मची हुई थी, खूब ठंड थी, और सब लोगों को इंतज़ार था कि बेटा होगा, क्योंकि घर के बारिश के आने की खुशी सबके दिलो दिमाग में बसी हुई थी। तो जब जो मोतीलाल नेहरू जी थे, उन्होंने अपनी बहू कमला नेहरू के लिए बड़े अच्छे अच्छे बाहर के डॉक्टर, स्कॉटिश डॉक्टर बुलाए हुए थे उनकी देखरेख के लिए। लेकिन कमला नेहरू एकाकी स्वभाव की थी, तो उनसे अपना ही आपा नहीं संभाला जाता था, वो बड़े परेशान रहती थी। लेकिन जब आंगन में किलकारी गूंजी और बाहर स्कॉटिश डॉक्टर ने आके कहा कि प्यारी सी गुड़िया हुई है, तो वहाँ बैठी सभी महिलाओं और स्वरूप रानी जी, जो कि इंदिरा जी की दादी हैं, उनके ऐसे चेहरे उतर गए जैसे गहनों पे चढ़ा मुलम्मा उतर जाता है, और वो एकदम दुखी हो गई। तो नेहरू जी ने कहा कि एक बेटी 1000 बेटों पर भारी पड़ेगी। तो स्वरूप रानी जी सुनते ही बोलती हैं कि अरे होना तो बेटा चाहिए था। तब मोतीलाल जी ने कहा कि अरे कैसी बातें करती हो, हमने कभी अपने बेटे और बेटियों में फ़र्क किया है क्या, हमने तो सबको बराबर ही पाला है, और हमारी बेटी हज़ारों बेटों से सवाई होगी। और वो इतनी बुरी तरह चिल्लाए, कृष्णा हटी सिंह जी अपनी किताब में बताती हैं कि उनकी झिड़की सुनकर स्वरूप रानी जी सिटपटा गई और वो वहाँ से पैर पटकते हुए चले गए। लेकिन इंदिरा जी को बाद में सबका प्यार बराबर मिला, सब लोग उन्हें बहुत चाहते थे। बड़ी मेधावी छात्रा, बच्ची कह लीजिए, बड़ी मेधावी थी, बहुत ज्ञान था उनके अंदर, जो कि शुरुआत में तो उनकी पढ़ाई एकदम अच्छे से नहीं चल पाई, क्योंकि कभी कोई जेल में होता, कभी कोई जेल में होता, और राजनीतिक आंदोलन चलते ही रहते थे। तो जब वो धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, तो इस शुरुआत में तो एक गवर्नेंस उनके लिए रखी गई पढ़ाने के लिए, घर पे ही। उनकी बुआ के लिए भी रखी गई थी, उनकी बुआ उनसे कुछ 8-10 साल ही बड़ी थी, कृष्णा हटी सिंह जी, तो वो गवर्नेंस उन्हें पढ़ाती थी। फिर धीरे धीरे जब उनकी उम्र 6 वर्ष की हुई, तो उनका दाखिला सेंट सेसिलिया स्कूल में इलाहाबाद में ही करा दिया गया। तो इस बात पे भी बड़ा हड़कंप मचा कि सेंट सेसिलिया स्कूल में दाखिला क्यों कराया, और उनके घर में मतभेद चल रहा है, ऐसी भी बातें उठी, तो वो सब बाद में क्लियर हो गई। तो धीरे धीरे बड़ी हो रही थी वो, और पढ़ाई जारी थी, लेकिन उनकी पढ़ाई बार बार छूट जाती थी। तो जो स्कूल से क्या कह लीजिए, घर में ही उनके घर का वातावरण, घर का माहौल ऐसा था कि उसमें लाइब्रेरियाँ, किताबों की खूब भरपूर थी किताबें, और उनके जो पिताजी थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्हें सजेस्ट करते रहते थे कि ये पढ़िए, और बुआ वगैरह सब, पढ़ाई का अच्छा माहौल था। तो उनकी पढ़ाई चल रही थी निरंतर, लेकिन बीच बीच में स्कूली शिक्षा में बाधा आती रहती थी। जब मैं 9 वर्ष की हुई तो कमला नेहरू की तबीयत खराब हुई, काफ़ी बीमार हो गई कमला नेहरू। तो कमला नेहरू के बीमार होने पर उनको विदेश जाना पड़ा, जिनेवा। तो जब वो कमला नेहरू से बार बार चिपक रही थी, उनको टीबी के आसार बताए डॉक्टरों ने, बार बार चिपक रही थी, बार बार चूम रही थी, तो मोतीलाल नेहरू को डर लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इसको भी टीबी ग्रसित कर ले, ये भी बीमार हो जाए, तो उसको अलग करें। तो वो बहुत ज़्यादा अपनी माँ के करीब थी, बहुत ज़्यादा माँ को चाहती थी, तो घबराई जा रही थी उस वक्त। लेकिन फिर वो जब विदेश पहुँचती हैं, माँ का ख्याल रखती हैं, वहाँ के एक स्कूल में, बेक्स के स्कूल में उनका एडमिशन होता है।
उनको राजनीति की समझ बहुत बचपन में ही आ गई थी। जब वो 4 वर्ष की थी तो एक बार मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू को जेल में ले जाया गया, जेल ले गए उनको पुलिस अधिकारी आकर। तो उसके बाद उनको 500 रुपये का जुर्माना मोतीलाल नेहरू जी के ऊपर और 6 माह की जेल सुनाई गई थी। तो पुलिस वाले घर आए और उन्होंने कहा कि मतलब इन्होंने जुर्माना तो भरा नहीं, क्योंकि वो मान ही नहीं रहे थे उनकी सज़ा को, उन्होंने जुर्माना नहीं भरा। तो उनका कालीन वगैरह उठाने लगे कि हम इसको सामान को ले जाते हैं। तो इंदिरा 4 साल की थी और उनके ऊपर घूसा तान के खड़ी हो गई एकदम से और बोली कि नहीं, तुम लोग ये सब नहीं ले जा सकते हो, हमारा सामान है। तब उनकी बुआ ने उन्हें रोका। तो शुरू से ही वो उनमें अदम्य साहस था। फिर वो जिनेवा में रही अपनी माँ के साथ। उसके बाद उनको उनके जो मोतीलाल नेहरू जी थे वो उनसे बहुत प्यार करते थे। तो उनको लेटर में तब उन्होंने लेटर लिखकर भेजा कि उधर से आप लोग खबर क्यों नहीं भेजते हैं कि कमला की हालत कैसी है और इंदु कैसी है, कितनी बड़ी हुई, कैसी दिखने लगी। तो जब जवाहरलाल नेहरू जी ने एक सस्ते फोटोग्राफर से कोई फ़ोटोग्राफ खिंचवा के भेजा उनके पास, तो जब वो फोटोग्राफ आए तो मोतीलाल जी कहते हैं इतनी कंजूसी किस काम की कि ये ऐसे फ़ोटो भेज दिए, इसमें तो चेहरा ही नहीं दिखाई दे रहा और कमला तो बुढ़ी औरत की तरह लग रही है और जो इंदु है वो भी बीमार सी लग रही है। किस तरीके का, अगर पैसों की कमी है तो मैं पैसे भेज देता हूँ। उन दिनों बीमारी में जवाहरलाल नेहरू का इतना खर्चा हो गया था कि उनके गहने भी अपनी पत्नी के वो धीरे धीरे बेच रहे थे। मोतीलाल जी मना करते थे कि गहने मत बेचो, हमसे कहो, लेकिन वो अपनी समस्याएं पिताजी को नहीं बताना चाहते थे, ना ही उनसे खर्चा मांगना चाहते थे। मोतीलाल जी के कहने के बावजूद कोई अच्छा फ़ोटो नहीं आया। तब उन्होंने पत्र में लिख के भेजा कि दोनों का अच्छे से ख्याल रखो, अच्छे घर में रहो, अच्छा खाओ पियो और अच्छे से फ़ोटोग्राफ खिंचवाओ, जिससे हमें तसल्ली हो कि ये लोग ठीक है। फिर जब इंदिरा गांधी वो लोग वहाँ से लौट के आते हैं, इंदिरा गांधी 12 वर्ष की थी, घर के सभी सदस्य किक करके गिरफ्तार हो रहे थे। तो गिरफ्तारी में इंदिरा गांधी को लगा कि मुझे भी कुछ देश के लिए योगदान देना है। 12 वर्ष की थी वे और उन्होंने अपने कांग्रेस में जाके अपना एक आवेदन दिया कि मुझे भी इसमें शामिल कर लीजिए। तब उन लोगों ने कहा कि आप तो अभी बहुत छोटी हैं और हम आपको इसमें शामिल अभी नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने सोचा कि कुछ तो करना होगा, क्योंकि मैं भी राष्ट्र हित में योगदान देना चाहती हूँ। तब उन्होंने अपने आस पड़ोस के सारे गरीब अमीर जितने भी बच्चे थे सबको इकट्ठा किया और सबसे कहा कि अब हम लोग भी गुप्त तरीके से कुछ ना कुछ करेंगे। तब उन्होंने वानर सेना का निर्माण किया, रामायण की उस पर, और बच्चों को इकट्ठा कर लिया। सारे बच्चे जाते थे और कांग्रेसियों से जो भी बातें होती थी आपस में इधर उधर पहुंचाते रहते थे। पुलिस आती थी तो पुलिस की बातें भी चुपचाप सुनते थे। पुलिस का ध्यान नहीं जाता था कि छोटे छोटे बच्चे हैं और ये क्या समझ रहे हैं, तो खेल रहे हैं बस। और धीरे धीरे वो बच्चे, उन्होंने कांग्रेस के झंडे बनाए, कागज़ के पोस्टर चिपका देते थे और धीरे धीरे सारी सूचना इधर उधर आदान प्रदान होती रहती थी। और पुलिस के जो वो थी चौकी, उसके बाहर घूमते रहते थे, वो लोग क्या बात कर रहे हैं, किसको गिरफ्तार करने वाले हैं। तो वो सारी बातें भी कांग्रेसियों तक पहुंचाने लगे। तो इंदिरा गांधी का पहला ये एक बड़ा काम था जो उन्होंने उस उम्र में सोच लिया था जब बच्चे बस खेल कूद में ही लगे रहते हैं। इंदिरा जी बड़ी हो रही थी, इधर पिताजी बार बार जेल चले जाते थे और उधर मोतीलाल जी भी जेल में ही थे। इनकी दोनों बुआओं को गिरफ्तार कर लिया गया था और जो इनकी बड़ी बुआ थी विजय लक्ष्मी जी, उनकी 3 बेटियां थी छोटी छोटी। तो ये विजय लक्ष्मी जी की तीनों बेटियां और इंदिरा जी तीनों घर पे अकेले रह गए, कोई नहीं था। तब गांधी जी ने कहा कि एक पुणे में स्कूल है, विद्यालय है, वो जो पारसी दंपति उनके पहचान के हैं वो चलाते हैं, तो हम इसमें इन तीनों का दाखला करा देते हैं, बोर्डिंग स्कूल है। अब कोई भी बच्चा नहीं जाना चाहेगा अपना घर छोड़ के, लेकिन मजबूरी थी, उन्हें जाना पड़ा। और वो तीनों जब उस विद्यालय में गईं तो इंदिरा बार बार छुप छुप के मुंह छुपा के रोया करती थी। लेकिन फिर वो अपने आप से प्रश्न करती कि ऐसा अगर मैं कर रही हूँ, मेरे पिता को, मेरे दादाजी को यदि पता लगता है तो उन्हें कितना दुख होगा, उन्हें बहुत दुख पहुँचेगा। तो फिर वो अपने आप को समझा लेती। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को मजबूत किया और अपनी जो तीनों बहनें थीं उनके चोटी बनाना, उनके सारे काम करना, वो छोटी थी इंदिरा से, तो वो धीरे धीरे सारे काम उनके करने लगी। जब ये वानर सेना का इन्होंने निर्माण किया था तो मोतीलाल नेहरू जी ने एक पत्र भेजा जेल से इंदु के लिए कि अच्छा तुम वानर सेना तो तुमने बना ली है, लेकिन मुझे लगता है कि सभी बच्चों की एज के छोटी और बड़ी उम्र के हिसाब से एक पूंछ भी होनी चाहिए, और बिल्ले पे हनुमान जी की छाप तो ठीक है लेकिन गदा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गदा हिंसा का प्रतीक है और हम लोग अहिंसा के पुजारी हैं। तो गदा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, गदा मत रखना, बस बिल्ले पे हनुमान जी की छाप बढ़िया है।
तो और वो लिखते हैं कि तुम्हारे पिताजी 2 मील तक नित्य दौड़ते हैं, तुम कितना दौड़ लेती हो, तुम 1 मील तो कम से कम दौड़ने का वो करो, शुरू करो कि जिससे तुम आगे दौड़ सको। फिर उन्होंने बताया कि एक गार्डन है जो उनके घर में नीचे, उसमें इतनी दूरी से इतनी दूरी तक मैं दौड़ा हूँ, उसको नपवा लो कि वो कितना है, उसके कितने चक्कर तुम काटोगी तब 1 मील बनेगा, और धीरे धीरे उसमें इजाफा करती जाओ, और जब धीरे धीरे तुम दौड़ने लगोगी थकान ना हो तुम्हें, इस तरीके से तुम अपने दौड़ को जारी रखो जिससे तुम 1 मील तक रोज़ दौड़ सको। तो बस पूना के जो वो विद्यालय में थी उस वक्त वो गांधी जी के भी करीब आई, उन्होंने गांधी जी को अच्छे से जाना पहचाना, और उनकी जो कार्यशैली थी, जो कुछ भी था वो उन्होंने वहाँ जाके देखा। पूना के विद्यालय से उन्हें काफ़ी सहायता मिली, वहाँ उन्होंने 3 साल पढ़ाई की। वहाँ से वो मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास करने के बाद जब आई तो कमला नेहरू को ले जाया गया कलकत्ता डॉक्टरों से परामर्श के लिए। तो इंदिरा जी भी साथ गई, जवाहरलाल नेहरू जी भी साथ गए। तो कलकत्ता में इन्होंने, ये लोग रविन्द्रनाथ टैगोर जी से मिले, वहाँ पे इन्होंने शांति निकेतन देखा, और शांति निकेतन जब ये गई तो पिताजी को, माताजी को, सबको उन्हें अच्छा लगा। तो उन लोगों ने डिसीजन लिया कि इनका दाखिला अब शांति निकेतन में करा देंगे। मैट्रिक्स की परीक्षा पास करने के बाद ये शांति निकेतन आई। शांति निकेतन में जब ये पहुंचती हैं तो सारी निगाहें इनको देख रही होती है कि अरे जवाहरलाल नेहरू की बेटी आएगी, लेकिन वो एक खादी की साड़ी पहने हुए, अटैची लिए हुए, खुद पैदल पैदल जा रही हैं। तो बच्चों में कानाफूसी होती है कि अरे यही है क्या इंदिरा, यही है क्या इंदिरा। और इंदिरा गांधी को ये चीज़ बहुत ख़राब लगती थी कि सब लोग उन्हें उनके माता पिता के नज़रिए से तौलते हैं, उन्हें उनके माता पिता के नज़रिए से देखते कि ये जवाहरलाल जी की बेटी है, कमला की बेटी है, नेहरू ख़ानदान की वारिस है, उसको कोई इस तरीके से क्यों नहीं देखता कि मैं इंदिरा हूँ, मैं इंदू हूँ। तो उनका बच्चों में ज़्यादा घुलना मिलना नहीं हो पाता था, दोस्ती भी उनकी नहीं थी ज़्यादा। उनको जो राजनीति के खेल थे वो बचपन में वही खेला करती थी, अपनी गुड़ियों को सजा लिया, टेबल पे बिठा लिया, कांग्रेसी झंडे लेके उनके गुड्डे खड़े हो जाते थे, और आपस में वो लोग मतलब नेतृत्व करती थी कि हमें बहिष्कार करना है अंग्रेजी सरकार का, हुकूमत का, और कांग्रेस जिंदाबाद। तो ये सब उनमें बचपन से भावनाएं कूट कूट कर भरी थी। जब शांति निकेतन में पहुँचती हैं तो अपने नित्य प्रति जो कर्म होते हैं, उनके दिनचर्या, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, जो भी कार्य थे वो सब नियमित रूप से करती रहती थी। वहाँ पे एक प्रोफेसर थे फ्रेंच क्लास के, फ्रैंक, तो वो उनसे अपनी दिल की सारी बातें जाके कहती थी। उनसे उनकी अच्छी गहरी मित्रता थी, भले ही वो उनके टीचर थे, लेकिन वो अपनी सारी बातें उनसे कह दिया करती थी। उन्हें ऐसा लगता था कि हाँ, कोई अकेलेपन में एक साथी है जिसे मैं अपनी हर बात शेयर कर सकती हूँ। तो एक दिन की बात है, वो बैठी हुई थी और रविन्द्रनाथ टैगोर जी आते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्यों नृत्य वगैरह सीख रही हो क्या। तब वो कहती हैं कि नहीं। तो बोले लड़कियों की तो इस सब में रुचि होती है, तो क्यों नहीं तुम इसमें वो भाग लेती हो। तब उनका मन हुआ, वो मन में सोचती हैं कि जिस व्यक्ति से मिलने के लिए विदेशों से बड़े बड़े लोग आते हैं उससे मैं सहज इतने आराम से बात कर पा रही हूँ। तब वो अपने पिताजी को धन्यवाद करती हैं कि हाँ, कि मेरा मतलब किस्मत इतनी अच्छी है कि मैं उनसे ऐसे सहज बात कर पाती हूँ। तो रविन्द्रनाथ जी के कहने के बाद उन्होंने नृत्य सीखा और अपने विद्यालय में प्रस्तुतियाँ भी दी। और जो मिस्टर फ्रैंक थे, एक दिन ये लोग दोनों बात कर रहे थे बैठे हुए, तो मिस्टर फ्रैंक ने अपना प्रेम प्रस्ताव उनके सामने रख दिया, इंदिरा जी के सामने। इंदिरा जी मन में सोचती हैं कि ना तो पृष्ठभूमि समान है, ना उम्र समान है, ना पढ़ाई, शिक्षा, स्कूल, कुछ भी हम लोगों का एक समान नहीं है, और ये किस तरीके का प्रस्ताव है। मैं तो इनमें एक मित्र देखती थी। तो उन्हें इस बात का मतलब अंदर से उन्हें घुटन होने लगी और वो उठ के चली गई। अब मिस्टर फ्रैंक सोचते हैं कि ऐसा मैंने क्या कह दिया कि एकदम से चली गई। अब इंदिरा जी को भी दिल में चैन नहीं कि मैंने आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया है और ये मुझसे क्या हो गया। लेकिन वो उनसे फिर कटती ही रहीं। आजीवन मिस्टर फ्रैंक के उनके पास लेटर्स आते रहते थे, लेकिन उन्होंने उनका प्रेम प्रस्ताव कभी स्वीकार नहीं किया और उन्होंने भी कभी हार नहीं मानी, वो भी अपने लेटर्स भेजते ही रहते थे। तो उसके बाद ये जो शांति निकेतन में थी, ये 1934 में आई थी और 1935 के शायद जून में, हाँ जून में ही इनको वहाँ से जाना पड़ा, क्योंकि कमला जी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इस वक्त तक ये 16 वर्ष की रही होंगी, 15-16 वर्ष की रही होंगी। तो जब ये विदेश जाने वाले थे, शायद जिनेवा जाने वाले थे, तो समुद्री उससे जहाज़ से यात्रा करनी थी इनको।
तो जब ये जहाज़ में गई, इधर से इन्होंने भी लेटर लिखा रवींद्रनाथ जी ने कि हम बड़े भारी मन से उसे भेज रहे हैं। वो यहाँ बहुत कुछ सीख गई थी और बहुत अच्छी छात्रा थी, उसमें बहुत लगनशील थी, वो बहुत जल्दी सारी चीज़ें सीख जाती थी। फिर जब ये जहाज़ पे पहुँचे ये लोग, तो जहाज़ पे एक जगह जहाज़ रुकता है किसी सिटी में जाके, मैं नाम भूल गई हूँ। तो वहाँ जब जहाज़ रुकता है तो ये इंदिरा जी खादी की साड़ी पहनती थी, तो दौड़ भाग कर रही हैं अपनी मम्मी के लिए और सारा सामान ला रही हैं। जवाहरलाल नेहरू जी जेल में थे, तो उनके कहे मुताबिक वो सारी दवाइयाँ, सब बंदोबस्त अपनी मम्मी का ख्याल रखना उनका चल रहा था। लेकिन वहाँ के जो विदेशी लोग थे वो ना घूरते साड़ी में निकलते हुए, और वो लोग उनको बड़े अजीब नज़रों से देखते। वो जैसे ही जाती तो पीछे से नज़रें घूरना स्टार्ट कर देती। इंदिरा जी को एक अच्छा नहीं लगा और वो गई बाहर, उन्होंने अपने बाल कटवाए और कुछ विदेशी ड्रेसेस लेकर आई और पहन के आ गई। तो उस समय वहाँ पे सुभाष चंद्र बोस मौजूद थे और एक और कोई था। तो उन लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आई, उन लोगों को ये अच्छा नहीं लगा कि ये विदेशी गेटअप में क्यों आ गई है। लेकिन कमला नेहरू को पसंद आई, क्योंकि उनको ऐसी ही दृढ़ निश्चयी साहसी इंदिरा पसंद थी। उनको बड़ा अच्छा लगा कि हाँ, हमारी बेटी अब मतलब कंफर्ट जोन में है, उसे अब अड़चन नहीं हो रही है यहाँ। तो उसके बाद से उनके वो बाल कटे रहे हमेशा ही, वो ऐसे ही रही। फिर ये लोग विदेश पहुंचते हैं। इनकी बुआ भी कृष्णा जो हटी सिंह जी थी वो इनके साथ जाती हैं। तो कृष्णा हटी सिंह जी की भी उम्र काफ़ी थी, तो इनकी दादी काफ़ी डर रही थी कि अरे ये जा रही है विदेश इतने समय बाद और इसकी शादी करवा देते हैं तो अच्छा रहता है, लड़का देख लेते हैं, शादी फिक्स हो जाए भले ही। लेकिन फिर जवाहरलाल नेहरू के कहने के बाद ये लोग विदेश पहुँचे। वहाँ पे आराम नहीं मिला तो स्विट्ज़रलैंड गए। वहाँ जाके स्विट्ज़रलैंड के पास ही बेक्स जगह थी, वहाँ पे इंदिरा जी का एडमिशन हुआ और इनकी एक दोस्त थी शांता गांधी, वो इन्हें वहाँ मिली। तो जब इनका इलाज चल रहा था कमला नेहरू जी का, तो बस एक वही थी शांता गांधी जिससे इनकी अच्छी मित्रता थी। तो दोनों बातचीत आपस में करती थी। दोनों ही बहुत बड़ी राष्ट्रभक्त थी, उन्हें राष्ट्र प्रेम था दोनों के ही अंदर। तो जब दोनों वहाँ रह रही थी तो इंदिरा गांधी कुछ ना कुछ करती ही रहती थी देश के लिए। चीन सहायता समिति थी, स्पेन सहायता समिति थी, उसके लिए चंदा जमा करना। इन्होंने स्पेन सहायता समिति में जॉब भी कर ली थी, उसका पैसा सारा वो उसके सहायतार्थ देती रहती थी। तो एक दिन की बात है, कमला नेहरू जी के शायद देहांत की बात है। इंदिरा जी ने जो स्पेन और चीन सहायता समिति के निहितार्थ जो चंदा इकट्ठा किया था वो दे दिया, तो पैसे कम पड़ गए तो उन्होंने अपना कंगन नीलाम कर दिया। और वो कंगन जो नीलाम किया तो वो एक किसी व्यक्ति, कोई लड़का था, उसने ख़रीदा जो वायलिन बजाता था किसी होटल में। तो उसके बाद एक लेटर आता है जो शांता गांधी के पास आता है। शांता गांधी जी बड़े मुस्कुराते हुए कहती है कि अरे देख, तेरे कितने सारे चाहने वाले हैं, एक लेटर फिर से आया है। तो वो लेटर पढ़ती हैं तो उसमें लिखा हुआ है, उन्होंने उनके पिता का उद्धरण दिया कि पिता की एक चिट्ठी आई हुई थी आपके भारत से, और उसमें उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है कि मेरे एक 20 वर्षीय पुत्री है और वो पुत्री विदेश में रहती है और मैंने उसे सिर्फ अकेला रहना ही नहीं सिखाया है, उसको मैंने बहुत लाड़ प्यार से पाला है और उसको मैंने एक साहसी व्यक्तित्व के रूप में उसको निर्मित किया है। और मैं जानता हूँ कि वो वहाँ आप सभी के बीच में भी अगर रहेगी तो आप सभी का प्रेम उसे मिलेगा। और इस चिट्ठी को पढ़ने के बाद आपका ये कंगन मैंने खरीदा है और ये आपकी निशानी के रूप में मेरे पास है। तो इंदिरा जी से शांता गांधी पूछती है कि अब तेरी क्या राय है। तो इंदिरा गांधी कहती हैं कि नहीं, यहाँ भी वही बात आ गई कि मैं जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी हूँ और कमला नेहरू जी की बेटी हूँ, यहाँ मैं इंदिरा गांधी नहीं हूँ। तब वो ऐसी चुटकियाँ लेती रहती हैं, दोस्त जैसे लेते हैं, और ये वाक़या ख़त्म हो जाता है। 28 फरवरी को इनकी माताजी बहुत बुरी कंडीशन में थी, बहुत बुरी हालत थी, मरणासन स्थिति में आ गई थी। तब वो जवाहरलाल नेहरू जी से कहती हैं, हाँ बीच में फिरोज़ गांधी जी भी आ गए थे जब इनकी माँ धरना देने गई थी कॉलेज में, तो फिरोज़ गांधी जी से मुलाकात उनकी हुई और वो उनके साथ काम करने लगे थे। तो फिरोज़ गांधी भी उस समय विदेश में पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स स्कूल में। तो कमला नेहरू जवाहरलाल नेहरू जी से कहती हैं कि आप फिरोज़ के बारे में क्या सोचते हैं। तब जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि हाँ क्या सोचता हूँ, पढ़ रहा है, अच्छा है लड़का। तब वो कहती हैं कि नहीं, हमारी इंदिरा बड़ी हो रही है। तो जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं हाँ तो क्या हुआ, तुम्हें टेंशन क्यों हो रही है। तो कमला नेहरू जी बोलती हैं कि उसने मुझसे बोला था कि वो इंदिरा को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है और मैं नहीं चाहती कि ये शादी हो। एक तो वो पारसी लड़का है, दूसरा
उसका कोई स्थिर चित्त नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो कोई अच्छे से काम कर सकता है एक स्थिर रहकर। तो जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं नहीं, हमें अपनी बेटी पर पूर्ण विश्वास है और ऐसा नहीं होगा। तब कमला नेहरू कहती हैं कि नहीं, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने ये पूछा कि इंदिरा क्या कहती है इस बारे में। तो कमला नेहरू जी बोली कि नहीं, इंदिरा ने हाँ तो नहीं कहा है, अभी तक कुछ नहीं कहा है। तो जवाहरलाल नेहरू जी बोलते फिर कोई चिंता की बात नहीं है। जवाहरलाल नेहरू जी चले जाते हैं। तब कमला नेहरू मन में सोचती हैं कि इनको मैंने बोला है और इन्होंने इस बात को अनदेखा किया है, और मैं जानती हूँ मेरे जाने के बाद यही होगा और ये अपने फैसले पर पछताएंगे और इंदिरा नहीं मानेगी। और वही हुआ, बाद में उन दोनों की शादी हुई। तो यहाँ इनकी माँ का देहांत हो जाता है। उस वक्त इनके पिताजी इन्हें विदेश में ही छोड़कर आ जाते हैं पढ़ाई के लिए। वो चाहते थे कि ऑक्सफोर्ड में शिक्षा प्राप्त करें इंदिरा जी। और इंदिरा जी के अंदर कितनी माँ मरी उस वक्त, कितनी माँ का देहांत हुआ। लोग ये तो जानते थे कि इंदिरा की माँ और इंदिरा एक साथ है। इंदिरा की माँ का देहांत हुआ है और माँ और बच्ची बिछो हो गया है, अलग हैं। लेकिन इंदिरा जी के अंदर कितना टूटन थी उस वक्त वो वही जानती हैं। और उस वक्त वो अकेली थी। इनके जाने के बाद, जवाहरलाल नेहरू जी के बाद, वो फिरोज गांधी के करीब आती गई। वो वहाँ उनसे मिलती रहती थी। तो वो जब पढ़ रही थी वहाँ ऑक्सफोर्ड की परीक्षा में भी वो पास नहीं हुई। इस वक्त समय ऐसा था, परेशान थी और माँ की पीड़ा थी। पिताजी भी चले गए थे, कोई नहीं था उनके साथ में। तो धीरे धीरे उनकी पढ़ाई ऐसी अनवरत चल रही थी। उसके बाद उन्होंने बैडमिंटन स्कूल में दाखिला लिया और भी कई बहुत सारे स्कूल उनके बदलते रहे। 1941 में उन्होंने फैसला लिया कि हम भारत आना चाहते हैं, और आंदोलन तेज हो गया था, यहाँ पर गतिविधियाँ तेज हो गई थी। तो नेहरू जी ने कहा ठीक है, लेकिन इनकी जो बुआ थी छोटी वाली, कृष्णा हाटी सिंह जी, वो बड़ी घबरा गई और उन्होंने कहा लिखकर, जेल में थे तब देहरादून जेल में जवाहरलाल नेहरू जी। तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी को लेटर लिखा और उसमें कहा कि इंदिरा को रोक दो और आने मत दो, क्योंकि सिचुएशन बहुत ख़राब है, उधर जापानी हमला चल रहा है, युद्ध चल रहा है, और ये आएंगी तो रास्ते में कुछ भी हो सकता है। तब जवाहरलाल नेहरू उनको झिड़कते हुए कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में अब अच्छे दौर चले गए, ख़त्म हो चुका है वो समय, और संघर्षों का ही समय है। हम इससे कब तक घबराते रहेंगे? संघर्षों के बिना ज़िंदगी चल नहीं सकती। और तुम्हारी ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि तुम जो इस तरीके से घबरा रही हो, और उसे आ रही है, उसका फैसला है तो उसे आने दो। तो 1941 में ये भारत आ रही थी। तो इनका जहाज़ रुकता है डरबन में। डरबन की इनको पता था, रंगभेद की नीति उस समय चल रही थी। तो जब ये डरबन में रुकती हैं तो वहाँ के भारतीय, वहाँ बहुत सारे भारतीय लोग रह रहे थे, उन्होंने इनको निमंत्रण दिया कि आप आइए और हम आपका एक साथ स्वागत करेंगे। तो इंदिरा जी ने उसे मना कर दिया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वहाँ रंगभेद की नीति है तो उन्होंने खुद से बोला कि चलो ठीक है, चलते हैं, देख कर आते हैं क्या है। वो गई और उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त भाषण दे डाला कि आप लोग इनकी रंगभेद की नीति को क्यों स्वीकार रहे हैं, आप भारतीय हैं, आप इन लोगों का, निग्रो लोगों का साथ दीजिए, और ये बिल्कुल गलत है कि आप इनके साथ हैं। लेकिन वो उनके भाषण से भारतीय समाज इतना घबरा गया, उस वक्त डर गया कि जब वो वापस आई जहाज़ पर, समुद्री जहाज़ पर, तो वहाँ का जो भारतीय समाज था, एक भी इंसान वहाँ नहीं फटका फिर दोबारा कि अगर अरे अब उनको उससे डर लग गया उनके भाषण से। फिर इंदिरा जी भारत आती हैं और नेहरू जी जेल में थे, देहरादून जेल में। तो उनसे सबसे पहले देहरादून जेल में मिलने जाती हैं। उसके बाद वो आनंद भवन लौट कर आती हैं, लेकिन आनंद भवन में उस वक्त कोई मौजूद नहीं था। उनकी दादी डोलम्मा, पिताजी, दादाजी, और बिल्कुल घर सूना था, खाली था, और मतलब वो घर एक काटने को दौड़ रहा था, उसमें कोई नहीं था। तो पिताजी से मिलने जाती हैं तो सबसे पहली बात यही रखती हैं कि मुझे अब फ़िरोज़ से शादी करनी है और मैं फ़िरोज़ को पसंद करती हूँ। तो इस बात से थोड़ा सा जवाहरलाल नेहरू परेशान हो जाते हैं। इसलिए परेशान नहीं होते कि वो लड़का पारसी है, वो इसलिए परेशान हो जाते हैं कि उनको ये लगता है कि इंदिरा किसी लड़कों से मिली नहीं है, इसी से मिली है, इसीलिए इससे शादी करना चाहती है। और दूसरा उनको ये लगता है कि इनका रहन सहन, हमारी पृष्ठभूमि एकदम अलग है। मोतीलाल जी हमेशा से ये कहते रहे हैं कि पृष्ठभूमि समान हो तो कहीं भी विवाह कर दिया जा सकता है, लेकिन अगर पृष्ठभूमि समान नहीं है तो शादी करना उचित नहीं है। लेकिन इंदिरा जी नहीं मानती, वो अपनी जिद पे अड़ी रहती हैं और जवाहरलाल नेहरू इस चीज़ को टालते रहते हैं। समय निकलता जाता है। इंदिरा जी अपनी बात पे अड़िग थी, उनको शादी करनी थी। लेकिन जब वहाँ से लौट के आते हैं, जेल से छूट के आते हैं जवाहरलाल नेहरू जी, तो उनके शादी करने की बात और ज़ोर पकड़ती जाती है।
उसके बाद जो समाज था, हिंदू कट्टर लोग थे और जो पारसी कट्टर लोग थे, वो लोग चिट्ठियाँ लिख लिख के धमकियाँ देने लगते हैं कि अगर ये शादी हुई तो ऐसा कर देंगे, वैसा। बड़ी धमकियाँ भरे चिट्ठी आने लगी। और उनको ये भी पता था कि गांधी जी इनके कितने करीब हैं। मोतीलाल नेहरू जी के बाद गांधी जी इनके सर्वे सर्वा हैं, तो गांधी जी के पास भी धमकियों भरे लेटर आए। तो जब इंदिरा गांधी शादी सादा तरीके से करना चाहती थी, तो गांधी जी ने उनको समझाया कि शादी सादा तरीके से मत करो और इसको अच्छे तरीके से करो और सबको बुलाओ, क्योंकि अगर तुम सबको नहीं बुलाओगी, कम लोग आते हैं, तो लोगों को ये लगेगा कि ये इनके पिताजी तैयार नहीं हैं शादी के लिए। तो इंदिरा जी इस बात के लिए तैयार हो जाती हैं। फिर जब शादी इनकी तय हो रही है, उसके बाद भी लोगों का बोलना बंद नहीं होता है कि पारसी लड़का है। और उस समय ये जो वैदिक रीति से शादी होती थी अदर कास्ट में, ये मान्य नहीं थी। उस समय अगर आप कोर्ट मैरिज करते हैं अदर कास्ट में तो वही मान्य थी, वैदिक रीति से अदर कास्ट की शादी मान्य नहीं थी। तो इस बात की भी टेंशन थी कि ये वैदिक रीति से शादी हो रही है, इसको लोग मानेंगे नहीं। फिर जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, वो अपना एक वक्तव्य देते हैं कि शादी दो लोगों के बीच का कार्य है, उन दोनों को यदि पसंद है तो उनके माँ बाप का भी उसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। एक हद तक हम उन्हें बच्चों को समझाया जा सकता है, हमने समझाने की कोशिश की। अगर दोनों बच्चे इस चीज़ के लिए राज़ी हैं, तैयार हैं, तो ये शादी को मंजूरी दे दी जानी चाहिए। थोड़ा बहुत माँ बाप का और बाकी पति पत्नी का ही उसमें वो होना चाहिए, ये नहीं कि सारे लोग उसमें टांग अड़ाने लग जाएं। तो फिर लोगों के मुंह बंद हुए इस बात को लेके और शादी का दिन आया। तो शादी हुई इनकी फरवरी में। तो जो फिरोज गांधी जी थे वो शेरवानी पहने हुए थे, खादी की चूड़ीदार पायजामा, और जो इंदिरा जी थी वो अपने पिताजी के कते हुए सूत की ही गुलाबी कलर की साड़ी पहनी थी जिसमें सोने के वो टके हुए थे फूल। तो दोनों आते हैं और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ दोनों की शादी संपन्न होती है। और अब जवाहरलाल नेहरू जी बड़े वैसे थे, मतलब जल्दी भावुक नहीं होते थे। उस समय वो इतने भावुक हो रहे हैं और जाने क्या क्या मन में सोच रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी सोच रहे हैं जो उन्हें नहीं सोचनी चाहिए। वो ये मन में सोच रहे हैं कि ये शादी कोर्ट मैरिज नहीं है, अदर कास्ट शादी है, लोग मेरी बेटी के बारे में जाने क्या कहेंगे। अगर उनकी बेटी होती तो क्या लोग ऐसा सोचते, हाय राम ये मैं क्या सोच रहा हूँ, इस तरीके की बातें मुझे नहीं सोचनी चाहिए। और आंसू का सैलाब घुमड़ा जा रहा है, वो रोक के रखा हुआ है उन्होंने ज़बरदस्ती। शादी संपन्न होती है, इंदिरा बहुत खुश है। इंदिरा और फिरोज दोनों कश्मीर घूमने जाते हैं। तो वहाँ से एक दिन इंदिरा को अचानक याद आती है कि पापू अकेले रह गए हैं घर पे और मैं तो यहाँ हूँ और घर पे कोई नहीं है। तो वो लेटर लिख के भेजती हैं कि काश हम आपको ठंडी हवा के बयार भेज पाते। तो इधर जवाहरलाल नेहरू को पता था कि इंदिरा गांधी को आम बहुत पसंद है, तो वो कहते हैं कि अच्छा हवा तो है, तुम्हारे पास आम तो नहीं है। तो इंदिरा बहुत खिलखिला के हंसने लगती है। बस ऐसे ही दिन निकलते गए, ये दोनों वापस आए, अच्छे से रह रहे थे आनंद भवन में। उसके बाद 1944 में राजीव गांधी का जन्म होना था। तो ये लोग आनंद भवन में थे। इनकी बड़ी बुआ थी विजय लक्ष्मी जी, वो पता नहीं किसी कारण से एकदम से रूठ के बोली कि नहीं अब मैं जा रही हूँ, मैं नहीं रुकूंगी यहाँ। और तो जवाहरलाल नेहरू जी को बहुत बुरा लगा क्योंकि घर में कोई था नहीं। तो उन्होंने कहा कि रुक जाओ, तो वो नहीं मानी और नहीं रुकी और इंदिरा को छोड़ के चली गई। डॉक्टरों ने ये कह रखा था कि ये अभी उस सिचुएशन में नहीं है कि माँ बन सकती है, खून की कमी है। और मतलब उनकी सिचुएशन उसी टाइप की थी जैसी किसी समय कमला नेहरू की थी। इससे पहले ये जेल गई थी। तो जेल में एक लेडीज़ थी, उसकी एक बच्ची थी छोटी सी 3-4 वर्ष की, उससे बड़ा घुल मिल गई थी। तो उसको देख के ना बड़ी ये लगता था कि इस बच्ची को मैं गोद ले लूँ। तो इनकी बड़ी बुआ ने उसको लेने से भी मना कर दिया था। तब जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि उसको बच्चे बहुत पसंद है, ठीक है जो भी है खुशी ही आएगी। तो बड़ी बुआ के जाने के बाद इनको छोटी बुआ के पास दिल्ली भेज दिया गया और दिल्ली में राजीव गांधी का जन्म हुआ। डॉक्टर आया रात के समय और वो इस तरीके से आया डॉक्टर कि एकदम रात को उसको बुलाया तो वो बड़ा गुस्से में था, उसका मन नहीं हुआ आने का या जो भी रहा हो, सो रहा हो। तो उससे पूछा कि क्या हुआ है, तो वो गुस्से में पैर पटकते हुए चला गया। उसने ये भी नहीं बताया कि बेटा हुआ है या बेटी हुई है। तो उसके बाद जब बुआ को पता लगा कि बेटा हुआ है तो बड़ा हर्षातिरेक में वो इतनी पगला गई कि उन्होंने लेटर लिख के जवाहरलाल नेहरू को भेजा और कहा कि अब बेटा हुआ है। तो जवाहरलाल नेहरू का लेटर आता है वहाँ से कि जन्म मरण तो प्रक्रिया है, चलती रहती है, तुम्हारी इतनी खुशी क्यों हो रही है मुझे समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, हाँ एक नया संसार जन्म लेता है, एक नए जीवन चालू होता है, लेकिन इतना ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। और तुमको हम सभी को इस चीज़ के लिए शुभकामनाएं।
फिर राजीव गांधी बड़े हो रहे हैं, इधर फिरोज गांधी जी, इंदिरा गांधी जी से चुनाव लड़ने के लिए कहा जाता है, लेकिन इंदिरा गांधी जी मना कर देती हैं उस समय कि अभी नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। इधर जो फिरोज गांधी थे, बीच में ये होता है कि इन दोनों के बीच में मतभेद होने लगे। जो फिरोज गांधी थे वो एक नेशनल हेराल्ड नामक एक पत्र था, उसके प्रकाशन का उन्होंने काम शुरू किया लखनऊ में, जो कि पहले 1937 में जवाहरलाल नेहरू जी चलाते थे और उन्होंने उससे इस्तीफा दे दिया था। तो ये वो काम कर रहे थे, तो इंदिरा गांधी जी वहाँ जाके रहीं कुछ टाइम, लेकिन ये दोनों फिर वापस आ गए। तो फिरोज गांधी का ये कह लीजिए कि यहाँ आनंद भवन आना उन्हें पसंद नहीं था, या वो ये नहीं चाहते थे कि उन्हें कोई भी ये कहे कि वो प्रधानमंत्री के दामाद हैं, वो ये कहलाना पसंद नहीं करते थे। वो जवाहरलाल नेहरू से बचते रहते थे कि मुझे इनके साथ तस्वीर भी ना निकलवानी पड़े। और इसी चीज़ के चलते उन्होंने इलाहाबाद में एक और मकान लिया और वो उसमें जाके रहते थे और रात का खाना यहाँ आके खाते थे। तो इन चीज़ों ने बड़ी जोर पकड़ा कि ये इसमें जो कानून में तलाक का प्रस्ताव आ रहा है ना, वो इसीलिए आ रहा है कि जिससे इंदिरा गांधी तलाक ले सके। लोगों ने बड़ी बड़ी बातें बनानी शुरू कर दी कि इन दोनों का तलाक होने वाला है और ये दोनों साथ नहीं रहना चाहते, इनकी लड़ाइयाँ चल रही हैं। बीच में 2 किताबों में मैंने पढ़ा, बड़ा विवादित है, कितनी सच्चाई है ये तो इंदिरा जी और फिरोज गांधी जी ही जाने। सुनने में ये आया था कि जो विजय लक्ष्मी जी थी, उनकी जो बेटी थी बड़ी वाली, जो विदेश में जर्नलिज्म का कोर्स कर रही थी, तो लोगों ने ये तक कहा कि फिरोज गांधी के और उनके संबंध रहे। फिर एक मुस्लिम लड़की थी, तो लोगों ने ये भी कहा कि उनसे भी संबंध रहे, और लोगों ने ये तक कहा कि फिरोज गांधी ने इंदिरा गांधी से ये कहा है कि दूसरा बेटा भी 1946 में हो गया था, तो इंदिरा गांधी से ये कहा एक बेटा तुम रख लो, एक बेटा मैं रख लूँगा और मैं जा रहा हूँ। तो इंदिरा गांधी ने इनकार किया, तो वो रुक गए। तो इन मतभेदों की खबर के चलते फिर इंदिरा गांधी ने अपना बयान जारी किया कि हम दोनों की शादी आदर्श शादी मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि हम दोनों ही बहुत ज़िद्दी हैं और हम दोनों में ही झगड़े होते हैं, कभी मैं नहीं मानती हूँ, कभी वो नहीं मानते हैं। लेकिन लोगों का क्या कहा जाए, शादी में सबसे बुरी चीज़ होती है आदमी के अहम को ठेस पहुंचाना। तो जब लोग ये कहते हैं कि तुम्हें फलाने का पति होना कैसा लगता है, फलाने का दामाद होना कैसा लगता है, तो उनके अहम को चोट लगती है और ये हमारे झगड़े का मेन कारण है। तो उन्होंने जो अपना वक्तव्य जारी किया उसमें उन्होंने साफ कर दिया कि नहीं, हमारा कोई तलाक नहीं होने वाला है, ना हम अलग होने वाले हैं। फिर फिरोज गांधी चुनाव लड़ते हैं और उसमें अच्छे भारी बहुमत से जीतते भी हैं। इंदिरा गांधी जी, उसके बाद उनको दिल का दौरा पड़ता है एक, तब इंदिरा गांधी वहाँ थी नहीं, लेकिन जब इंदिरा गांधी को पता लगता है तो इंदिरा गांधी लौट के आती हैं और उनकी खूब सेवा करती हैं। तो दोनों एक बार फिर करीब आ जाते हैं। दोनों के बीच में दूरियां चलती रहती थी, लेकिन जब भी एक दूसरे को ज़रूरत होती थी तो वो दोनों एक दूसरे की सहायता के लिए उपस्थित होते थे हमेशा। और उन दोनों में प्रेम भी बहुत था, लेकिन उनके लड़ाई झगड़े बराबर आजीवन चलते रहे। हाँ, ये मैं बता रही थी आपको कि स्पेन और तानाशाही के लिए वो काम करती रहती। तो यहाँ पे ये शांता गांधी ने और इंदिरा जी ने एक अंतर्राष्ट्रीय मुक्ति सेना शांति ब्रिगेड के लिए ये समर्पित थी, तब उन्होंने कंगन की नीलामी की थी। मैं इस चीज़ का नाम भूल गई थी, ये शांति ब्रिगेड उसका नाम था। तो और 1940 में इसको इंदू को प्लूरिसी रोग भी हो गया था जब ये विदेश में थी। तो डॉक्टरों को इनकी माँ की बीमारी का पता था, तो डॉक्टरों को लगा कि ये कहीं टीबी का रूप ना ले ले, तो इनका इलाज चलता रहा। इसीलिए ये उसी बीमारी के बाद ही 1941 में घर वापसी की थी। इसके बाद इनकी ये शादी हुई। और हाँ, इनकी शादी का कहीं कहीं ये कहते हैं कि 26 मार्च है, कहीं कहीं ये लिखा हुआ है 16 मार्च है। दो तारीखें मुझे मिली हैं इनकी शादी की। तो ये इंदिरा गांधी ये चाहती थी कि सब लोग गिरफ्तार होते रहते हैं और मैं गिरफ्तार नहीं हुई हूँ। तो इन्होंने एक कॉलेज से इनको बुलावा आया और मैं भी गिरफ्तार होना चाहती हूँ, तो मुझे भी कुछ ऐसा करना होगा कि मैं अपनी गिरफ्तारी देश हित में दे सकूँ। तो एक कॉलेज से बुलावा आया, वहाँ पर झंडा फहराने के लिए इनको बुलाया गया था। तो जब ये पहुँचती हैं तो वहाँ देखा कि पुलिस वाले लात घूंसे बरसा रहे हैं जो वहाँ के छात्र हैं उनके ऊपर। और एक जो छात्र था वो झंडा लेके नीचे गिरा हुआ है, तो वो झंडा उठाती हैं और पुलिस उनके ऊपर भी लाठी चार्ज करने लगती है, लेकिन वो झंडा तब तक पकड़े रहती हैं जब तक कि वो उसको फहरा नहीं देती हैं। इसके बाद ये उस समय ये बंद हो गया था कि कोई भी कांग्रेस की बैठक नहीं होगी, इसको अमान्य घोषित कर दिया गया था। लेकिन इंदिरा गांधी कांग्रेस की बैठक करती हैं और काफ़ी सारे लोगों को इकट्ठा कर लेती हैं। उसमें ये भाषण देने वाली थी, तो एक पुलिस अधिकारी आया और उसने उनको रोका कि चुप हो जाओ, अभी बंद करो इस सबको। तो उन्होंने सुना अनसुना कर दिया और वो शांत नहीं हुई।
तो पुलिस अधिकारी ने उस वक्त उनको जेल में डाला था। और इनकी बुआ जो थी विजय लक्ष्मी, उन दोनों को एक साथ वो दोनों जेल गई थी, लेकिन इनको ये बीमार हुई इंदिरा गांधी तो इनको छोड़ दिया गया और इन्फ्लुएंजा के कारण। और विजय लक्ष्मी जी और इनसे दोनों से ये बोला गया था कि आप ये राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी काम में हिस्सा नहीं लेंगी, लेकिन दोनों इस बात के लिए तैयार नहीं हुई। तो इन्फ्लुएंजा के कारण इंदिरा गांधी तो बाहर रही और विजय लक्ष्मी पंडित को फिर से जेल में डाल दिया गया। और इनके जो बेटे थे इनका नाम रखा गया राजीव रत्न बृजेश नेहरू गांधी। तो जो राजीव शब्द था वो कमला जी के नाम से था, उनका पर्याय था, और रत्न था वो जवाहर जी के नाम का पर्याय था। बृजेश एक अरबी भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है बृहस्पति ग्रह से रिलेटेड होता है। लेकिन कैथरीन फ्रैंक अपनी बुक में ये कहती हैं कि बृजेश का मतलब होता है नीले रंग जैसा, यानी कि फिरोज। तो इसलिए इनका नाम राजीव रत्न बृजेश नेहरू गांधी रखा गया। और नेहरू जी एक लेटर में लिख के बोलते हैं इंदिरा गांधी जी से कि तुम उसका बच्चे का नाम ये रखो नेहरू गांधी, लेकिन ये मत समझना कि एक पिता जिसके यहाँ बारिश नहीं है इसलिए वो चाहता है कि तुम उसका आप नाम के पीछे नेहरू लगाओ, नेहरू या गांधी कुछ भी लगाओगी तो अच्छा लगेगा। लेकिन वो बाद में नाम ऐसे ही चला नेहरू गांधी करके, पूरा नाम यही रखा गया उनका। 16 अगस्त 1946 में दंगों की भीषण आग भड़क रही थी, तो यहाँ लॉर्ड लेवल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा गया। तो 18 जुलाई को पार्लियामेंट में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का विधेयक पारित किया, जो 15 अगस्त 1947 को पारित हुआ। इंदिरा जी, राजीव गांधी जी, पद्मजा नायडू जी और कृष्णा हठी सिंह जी, ये सभी गांधी जी से मिलने गए। और ये तारीख थी 26 जनवरी 1948 की। ये लोग वहाँ रुके और उनसे मिले। 30 जनवरी को यहाँ इंदिरा गांधी जी के ऊपर गोलियां बरसा दी गई और उनका निधन हो गया। तब कृष्णा हठी सिंह जी उनसे बैठ के बहुत सारी बातें करना चाहती थी, तो उन्होंने ये कहा कि मतलब गांधी जी अचानक ऐसे कैसे चले गए। जब गांधी जी से मिलने गए थे तो राजीव गांधी उनके पास में बैठे हुए थे, 4 वर्ष के थे, और वो गांधी जी के पैरों में माला लपेटने लगते हैं फूलों की। तो गांधी जी कहते हैं, अरे ये क्या कर रहे हो, जिंदा आदमी के पैरों में तुम माला लपेट रहे हो। और 30 तारीख को उनका देहांत हो गया। जवाहरलाल नेहरू जी और इंदिरा गांधी जी अक्टूबर 1949 में पहली अपनी अमेरिकी यात्रा पर गए और वहाँ के राष्ट्रपति ने उन्हें राजकीय अतिथि के रूप में बुलाया हुआ था। तो उत्तर प्रदेश में जब 1952 में कांग्रेस समिति ने राज्यसभा का चुनाव कराया तो इसका प्रस्ताव इंदिरा जी के सामने रखा था, लेकिन इंदिरा इस समय बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष थी और उन समाज सेवा के कार्यों में बिजी थी। तो उन्होंने इस चीज़ को ठुकरा दिया कि अभी नहीं, चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब ये फिरोज गांधी 1952 में चुनाव जीता, उसके बाद 1957 में भी फिरोज गांधी ने चुनाव जीता। 1958 में फिरोज गांधी को पहला दिल का दौरा पड़ा और 1960 में छाती में दर्द हुआ। 5 दिन बाद इनका हृदयाघात से निधन हो गया। तो इंदिरा गांधी उस समय बहुत व्यथित हो गई 1960 में, और जिस समय उनका निधन हुआ वो उनका हाथ अपने हाथ में पकड़े हुए थी। कई जगह लोग ये कहते हैं कि वो उपस्थित नहीं थी, आ गई थी, लेकिन मैंने जो पढ़ा उसमें वो थी, वहाँ उपस्थित थी उस समय। उनके हाथ में हाथ देके उनका देहांत हुआ फिरोज गांधी जी का। 1960 के बाद इंदिरा गांधी ने 1964 में इनके पिताजी का भी देहांत हुआ लंबी बीमारी के चलते, जवाहरलाल नेहरू जी का। तब इंदिरा गांधी जी को ये लगा कि क्या ये पूरा जीवन इसीलिए है, संघर्षों में, बिछोहों में बीत गया। धीरे धीरे अपने प्रियजनों को वो खोती जा रही थी। 1964 में उनकी स्थिति बड़ी बुरी थी। जब सब लोग आ रहे थे, सबको चाय नाश्ता पानी इस सब चीज़ों का इंतजाम करना था। यहाँ उनके पिताजी की मृतदेह रखी है और आंसुओं का सैलाब टूट रहा है, लेकिन वो अपने को संभाले हुए थी। उस वक्त वो शांति से बस काम करती जा रही थी। उन्होंने अपने मौन को साध रखा था किसी भी तरीके से। 1960 का वो दर्द खत्म नहीं हुआ था फिरोज गांधी का। उसके बाद उनको पिताजी का एक और झटका लगता है। अब नेहरू जी के बाद प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए कई सारे नाम सामने आए और इसमें सबसे पहले 3 दावेदार थे। मोरारजी देसाई जो स्वघोषित उम्मीदवार थे, गुलजारी लाल नंदा जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, और लाल बहादुर शास्त्री जी जिनको जब जवाहरलाल नेहरू जी को लकवा मार गया था तो उनको उस समय प्रधानमंत्री बनाया गया था।
तो इंदिरा गांधी उस समय तैयार नहीं थी, तो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी ने इंदिरा गांधी के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय चुना। इंदिरा गांधी जी उस समय कोई भी क्या कहते हैं उसको, हाँ, कोई भी पद के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उनके सामने आजीविका का प्रश्न खड़ा हो गया था और एकदम अकेले भी पड़ गई थी, तो उन्होंने इस चीज़ को अपना लिया। इसमें कार्य बहुत था, लेकिन जो लाल बहादुर शास्त्री थे वो चाहते थे कि इनको विदेश मंत्रालय सौंप दिया जाए, लेकिन इससे उनकी इंदिरा गांधी जी की भी और लाल बहादुर जी की छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता, तो उन्होंने इनको सूचना और प्रसारण मंत्रालय दिया। प्रधानमंत्री बनने के 2 दिन बाद ही लाल बहादुर शास्त्री जी को भी दिल का दौरा पड़ा और उसके बाद उनसे कहा गया कि आराम कर लो, लेकिन प्रधानमंत्री और आराम ये तो हो ही नहीं सकता। तो इन्होंने ताशकंद समझौते पे साइन किया है 10 तारीख को, 10 जनवरी था, हाँ 10 जनवरी, और 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री को दोबारा दिल का दौरा पड़ता है और एक आकस्मिक अजीब तरीके से अचानक ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो देश स्तब्ध रह जाता है कि अरे अचानक क्या हुआ। लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद अंत तक आते आते इस बार भी मोरारजी देसाई का नाम था प्रधानमंत्री के लिए और इंदिरा गांधी जी का नाम इसकी प्रधानमंत्री की फेहरिस्त में रह गया था। तो जो कामराज थे वो एक राजा की तरह, मतलब एक भूमिका ओढ़े हुए थे कि ठीक है ये तो इंदिरा ऐसी ही है, और उनको गूंगी गुड़िया और पता नहीं क्या क्या बोलते थे सब लोग। तो वो कहते हैं कि ये तो इस तरीके की मिट्टी से किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। तो मोरारजी देसाई ने चुनाव प्रक्रिया का सामना करने की चुनौती इंदिरा गांधी को दी और इंदिरा गांधी ने उसे स्वीकार किया और इंदिरा गांधी भारी मतों से 169 के बदले 355 वोट से चुनाव जीतती हैं। तब इंदिरा गांधी एक अपने पद की जो गोपनीयता की शपथ लेती हैं, तो वो अपना एक वक्तव्य देती हैं, भाषण देती हैं कि मेरा दिल भर आया है, मैं नहीं जानती कि आप लोगों का शुक्रिया कैसे अदा करूं। इस क्षण जब मैं आपके सामने खड़ी हूं, मेरा मन भारत के महान नायकों की ओर भाग रहा है। गांधी जी जिनके साए तले मेरा बचपन गुजरा, मेरे पिता पंडित जी और शास्त्री जी, इन्हीं लोगों ने मुझे रास्ता दिखाया और मैं आगे उसी रास्ते पर चलने की कोशिश करूंगी। और इंदिरा गांधी जिंदाबाद के नारे गूंजने लगते हैं। अब इंदिरा गांधी पंजाब में भाषाई द्वंद्व पैर पसार रहा था, तो इनका ये प्रथम निर्णय था। इन्होंने पंजाब और हरियाणा को अलग अलग किया। इन्होंने इससे साबित कर दिया कि ये एक कार्य कर सकती हैं, किसी के बलबूते पर चलने वाली महिला नहीं है, और इन्होंने अपना प्रथम कार्य करके दिखाया। ये बड़ा फैसला लिया और अपने दृढ़ इरादों से पूरी दुनिया को अपना मकसद दे दिया। उसके बाद भारत में जब लोग तो उनके विपरीत थे ही, प्रकृति भी विपरीत थी। पूरा देश सूखे की मार झेल रहा था। तो ये खाद्यान्न की कमी, जनसंख्या वृद्धि, निम्न वेतन, निम्न शिक्षा स्तर, निम्न जीवन स्तर, हड़ताल और मुद्रा का अवमूल्यन, ये सारी समस्याएं उनके सामने थीं। तो मार्च 1966 में जब वो अमेरिका की यात्रा पर जाती हैं, तो वहाँ पे लोग उन्हें पेटीकोट गवर्नमेंट और शैडो फिगर और बहुत कुछ नामों से उनको बुलाते हैं कि अरे ये तो पिताजी के उसमें है, और गूंगी गुड़िया है, डम्ब डॉल, बहुत कुछ उनको कहा जाता है। लेकिन वो अपने एक ऐसा व्याख्यान देती है कि लोगों की बोलती बंद करा देती हैं। कहती हैं कि जब तक महिलाएं नहीं निकलती हैं तो लोगों को लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकती। जब वो बाहर आती हैं ना, तो वो जब करके दिखाती हैं कार्य, तब लोगों को समझ आता है कि उनके अंदर हाँ हौसला है, उनके अंदर ताकत है कि वो कुछ भी करके दिखा सकती हैं। वो जिस तरीके का ड्रेसिंग सेंस और अच्छे तरीके से हर चीज़ का ख्याल रखती थी कि लोग जब देखेंगे तो उनके बारे में किस तरीके की बातें करेंगे। जब वहाँ पहुँचती हैं तो जब मीडिया उनकी बातें सुनती है, तो मीडिया की पूरी दृष्टि उनके लिए चेंज हो जाती है और उनके अपीयरेंस के बारे में, उनके विचारों के बारे में बढ़िया बढ़िया लेख छपने शुरू हो जाते हैं। और इनका एक बड़ा फैसला था, इन्होंने हरित क्रांति आई, श्वेत क्रांति आई। हरित क्रांति में उन्नत बीजों की बुआई किस्में, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हरित क्रांति में दी, जिससे देश को जो खाद्यान्न की समस्या से देश जूझ रहा था उसमें कमी हुई। और किसानों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। इसके बाद हाँ, इनका जो कामराज थे, इन्होंने एक वक्तव्य दिया इसी दौरान कि इनकी जो तारीफ़ें हो रही थी चारों तरफ, इससे इनका समर्थन करने वाले ही इनके विरोधी हो गए थे। तो कामराज ने एक जगह वक्तव्य दिया, कहा जाता है कि वो कहते हैं कि बड़े बाप की बेटी छोटे आदमी की बड़ी भूल हो गई। कामराज ने ऐसा कहा था।
तो 1967 चुनाव जब हुआ तो इंदिरा गांधी ने पिता के निर्वाचन क्षेत्र फूलपुर को ना चुनकर रायबरेली को चुना, और इससे उन्होंने सबको दिखा दिया कि ये अयोग्य नहीं है राजनीति के लिए, और उन्हें पता है कि राजनीति में कैसे कार्य किया जाता है। और उसके बाद ये जीती भी। भुवनेश्वर में थी एक जगह ये, और मंच पर भाषण दे रही थी, तो विरोधी दल तेज हो रहा था, तो कहीं से एक पत्थर आया सनसनाता हुआ, और धीरे धीरे कई सारे पत्थरों की बौछार होने लगी, और एक पत्थर आके उनकी नाक में लगता है और खून की धार बहने लगती है। तो उनके जो सुरक्षाकर्मी थे उनको वहाँ से हटने का कहते हैं, लेकिन वो उसी अवस्था में लगातार बोलती रहती हैं और कहती हैं कि ये जो अपमान हुआ है ये मेरा अपमान नहीं है, इस देश का अपमान है, इस देश के जो मुख्य व्यक्तित्व होता है उसका अपमान है, ये मेरा अपमान नहीं है। कहते हैं कि उन्हें इतनी ज़्यादा चोट आई थी कि उसके बाद उन्हें नाक की प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ी थी, लेकिन वो उस जगह हटी नहीं। 1968 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जो बीच में फूट पड़ती जा रही थी, तो ये दो दलों में बट गया, कांग्रेस आ और कांग्रेस आर। कांग्रेस आ में जो पुराने वो लोग थे वो लोग आए, और कांग्रेस आर में जो इंदिरा जी के सपोर्ट में थे वो लोग आए। और कांग्रेस आर को जो चुनाव चिन्ह था वो दिया गया गाय और बछड़ा, और कांग्रेस आ को दिया गया चरखा। तो संसद से सड़क तक इंदिरा जी का बोलबाला चल रहा था उस वक्त। भले ही विभाजित हो गई थी कांग्रेस, लेकिन इंदिरा जी के चाहने वाले उस वक्त भी बहुत सारे थे। और 25 फरवरी 1968 को उनका आगमन होता है, सोनिया जी का शादी होती है सोनिया जी की राजीव जी की। तो उधर जो सोनिया जी के पिता थे उनको पता लगता है कि इस देश में कितना हड़कंप मचा हुआ है, इस देश की प्रधानमंत्री के घर मेरी बेटी जाने वाली है, तो वो सोनिया को मना कर देते हैं कि अभी तुम शादी मत करो। लेकिन सोनिया मानती नहीं है, तो वो एक साल के लिए रुकने को कहते हैं। तो उनको लगता है कि 368 दिन बहुत होते हैं, 366 दिन, अब तब तक तो ये मान ही जाएगी, लेकिन वो नहीं मानती है और आके यहाँ 25 फरवरी के दिन 1980 में इनकी शादी होती है। और यहाँ षड्यंत्र धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे। 27 दिसंबर 1970 आम चुनाव हो रहे थे, तब लोग नारा दे रहे थे विरोधी कि इंदिरा हटाओ इंदिरा हटाओ। तब उन्होंने उस नारे के विरोध में नारा दिया कि गरीबी हटाओ। तो एक संवाददाता उनसे पूछता है कि चुनाव का मुख्य मुद्दा क्या है, तो इंदिरा जी कहती हैं मुद्दा मैं ही हूँ, और आगे बढ़ जाती हैं। और इस गरीबी हटाओ का असर हुआ लोगों के ऊपर अच्छा खासा, और वे फिर एक बार चुनाव जीतती हैं। हाँ, अब पाकिस्तान बांग्लादेश पाकिस्तान जो पूर्वी पाकिस्तान था और पश्चिमी पाकिस्तान, उनके बीच युद्ध चल रहा था। उसी वक्त उन लोगों ने भारत पे भी आक्रमण कर दिया। तो इंदिरा जी भारत इस युद्ध में उसके बाद कूदता है। 3 दिसंबर 1971 में 33,000 पाक सैनिकों के सरेंडर से इस जंग को जीता। इंदिरा गांधी ने अपनी उस पर काबिलियत पे, जबकि अमेरिका का दबाव पड़ रहा था, अमेरिका ये कह रहा था कि तुम इस युद्ध से पीछे हट जाओ, नहीं तो सपोर्ट नहीं करेंगे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, लेकिन इंदिरा गांधी नहीं मानी और उन्होंने उस रात को एक अपना भाषण दिया था रात को 1971 के युद्ध में। मैं आप सभी से ऐसे वक्त में बात कर रही हूँ जब देश और हमारे लोग एक बड़ी आपदा से गुजर रहे हैं। कुछ घंटों पहले ही 5:30 बजे शाम को पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ पूर्ण युद्ध की शुरुआत कर दी है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अचानक हमारे अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, जोधपुर, अम्बाला और आगरा एयरफील्ड्स पर हमले किए हुए हैं। इसके अलावा उनकी थल सेना सुलेमानी, खेमरण, पूंछ और अन्य सेक्टर्स में गोलाबारी कर रही है। पिछले साल मार्च से ही हम पूरी दुनिया से इस मसले के शांतिपूर्ण समाधान की अपील कर रहे हैं। हमारी यही मांग है कि उन लोगों के अधिकार दिए जाएं जो सिर्फ लोकतंत्र में अपनी उपस्थिति चाहते हैं। उनका इतना ही अपराध है कि उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से वोट किया था। आज बांग्लादेश में चल रहा युद्ध भारत का युद्ध बन गया है। यह युद्ध मुझ पर, मेरी सरकार और मेरे देश के लोगों पर थोपा गया है। हमारे पास देश को युद्ध में ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। हमारे बहादुर अफसर और सैनिक चौकियों पर हैं और देश की रक्षा को आगे बढ़ रहे हैं। पूरे देश में आपातकाल घोषित किया जाता है, हर जरूरी कदम उठाया जा रहा है और हम किसी भी चीज़ के लिए तैयार हैं। इस मौके पर उन्होंने देशवासियों से अपील की कि हमें लंबे समय तक संघर्ष और त्याग के लिए तैयार रहना होगा। हम शांति पसंद लोग हैं, लेकिन हम जानते हैं कि जब तक आप अपनी स्वतंत्रता, लोकतंत्र और जिंदगी की सुरक्षा नहीं कर पाते, तब तक शांति नहीं रह सकती। इसलिए आज हमें न सिर्फ अपनी अखंडता के लिए लड़ना है, बल्कि अपने देश के मूलभूत आदर्शों की मजबूती देने के लिए लड़ना है। और इस युद्ध को भारत जीतता है
और इसके बाद वे बड़ा गर्व से सीना चौड़ा करके आती हैं और सारे भारत में लोग उनकी कामयाबी का लोहा मानते हैं। उनके दृढ़ संकल्पों को, उनके कामों को सराहना मिलती है कि हाँ, जब लोग कहते, कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि विधवा के हाथ में कमान सौंप दी है देश की और इस देश का कुछ नहीं हो सकता। तो जो लोग उनको बुरा भला बोलते थे वही उन्हें दुर्गा का अवतार कहने लगते हैं। 23 सितंबर 1974 को संजय गांधी और उनकी मेनका गांधी जी की शादी हुई। अब 1975 में इंदिरा गांधी जी पर आरोप लग रहे थे कि इन्होंने आउट ऑफ द वे जाकर संजय गांधी की ड्रीम प्रोजेक्ट जो मारुति था उसके लिए इन्होंने सहायता की। तो जो इनके विरोधी थे राजनारायण, जो इनसे हार गए थे, उन्होंने इनके ऊपर मुकदमा दायर किया और जस्टिस सिन्हा की उपस्थिति में आज देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कोर्ट में उपस्थित होने जा रही थी। तो वहाँ ये सवाल उठ रहा था कि प्रधानमंत्री आ रही है तो जब जज खड़ा होता है तो सब लोग खड़े होते हैं, लेकिन अब प्रधानमंत्री आ रही है तो क्या हम लोग को खड़ा होना होगा? तो राजनारायण ने कह दिया कि नहीं, वो है दोषी और कोई ज़रूरत नहीं है, केवल जज के आने पे ही खड़े होंगे। और उसके बाद वो वहाँ पहुँचती हैं तो उनको जो सरकारी मशीनरी अधिकारियों का दुरुपयोग करने का आरोप उनके ऊपर लगता है। दूसरा आरोप उनके ऊपर लगता है रिश्वतखोरी का। तो रिश्वतखोरी का आरोप तो जज बर्खास्त कर देते हैं, लेकिन जो मशीनरी और अधिकारियों का दुरुपयोग का आरोप था वो उनके ऊपर लगाया जाता है और उनको 6 साल के लिए चुनाव ना लड़ने के लिए कहा जाता है और उनका चुनाव निरस्त कर दिया जाता है। तब इंदिरा गांधी कहती हैं, क्या मुझे इस्तीफा देना होगा? तो संजय गांधी जो थे और उनका वकील था, वो दोनों नहीं चाहते कि वो इस्तीफा दें। तो जब पश्चिम बंगाल के सीएम थे सिद्धार्थ रे, वो उनको एक लेटर में लिख के भेजते हैं। ये बात आर.के. धवन जो उनके पर्सनल सेक्रेटरी थे, उन्होंने 2015 इंटरव्यू में कही कि सिद्धार्थ रे ने पहले ही एक लेटर में लिखकर उनको आपातकाल के बारे में बोला था कि आपातकाल लगा दो और ये न्याय के अंदर ही आता है, ऐसा नहीं है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं और हमें आपातकाल लगा देना चाहिए। तो इन्होंने पहले तो इन्होंने एक अपना इस्तीफा टाइप करा लिया था, लेकिन संजय गांधी के और उनके जो वो थे वकील और ये सिद्धार्थ रे के कहने के अकॉर्डिंग उन्होंने उस इस्तीफे पे साइन नहीं किए। तो जब एक दिन वो बैठी हुई थी अंदर और सिद्धार्थ रे उनसे इसी मामले में बातचीत करने के लिए आए हुए थे, तो संजय गांधी ने कहा कि सारे आपातकाल रात को लगाया जाएगा और सारे अखबारों की बिजली काट दी जाएगी और जो वो है न्याय प्रक्रिया भी बंद रहेगी। तो सिद्धार्थ रे और संजय गांधी की बहस हुई इस बात को लेके। उन्होंने कहा अगर ऐसा करेंगे तो ये गलत होगा। तो संजय गांधी कहते हैं कि इन जनता में डर और भय का माहौल पैदा हो जाएगा, तो हमें ऐसा करना ज़रूरी है। जब सिद्धार्थ रे नहीं मानते तो संजय गांधी पैर पटकते हुए कहते हैं, तुम्हें देश चलाना आता भी है? तुम क्या जानो कैसे देश चलाया जाता है? जब तक इंदिरा गांधी आती हैं तब तक वो दोनों बहस कर चुके होते हैं और संजय गांधी जा चुके होते हैं। तो उन अखबारों की बिजली काट दी गई थी। 2 अखबार रह गए थे, एक हिंदुस्तान टाइम्स और एक और था। वो 2 अखबारों की बिजली किसी भूलवश आती रही, तो वो दोनों अखबार आए थे। हालांकि अदालतें बंद नहीं हुई थी, अदालतें चालू थी। तो ये जो आपातकाल लगा दिया गया, तो इसमें इन्होंने एक 20 सूत्रीय कार्यक्रम दिया था इंदिरा गांधी जी ने। उसमें संजय गांधी ने अपने 5 कार्यक्रम और ऐड कर दिए। उन्होंने उसमें ऐड करा कि एंड ऑफ डाउरी और कास्टिज्म को भी ख़त्म करना है और पेड़ों को लगाना है, पेड़ों का संरक्षण करना है और हाँ, ये क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना है। ऐसे उन्होंने 5 कार्यक्रम जोड़ दिए। लेकिन अचानक से जो चीज़ की गई थी वो कोई सूचीबद्ध तो थी नहीं, ना ही उसकी कोई प्रक्रिया थी कि वो किस तरीके से की जाएगी। तो जो लोगों के ऊपर प्रेशर पड़ा काम का, तो ऊपर से जब प्रेशर आया तो वो सबसे नीचे वाले व्यक्ति पर प्रेशर सबसे ज़्यादा आया। धीरे धीरे काम का दबाव नीचे वाले व्यक्ति पर बढ़ा और उसमें यह था कि अगर आपने काम अच्छा किया तो आपको इनाम मिलेगी, काम अच्छा नहीं किया तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा, तबादला कर दिया जाएगा। तो लोगों ने क्या किया, दिल्ली में जो झुग्गी झोपड़ी वाले थे उनको हटाना चालू करके वृक्षारोपण, पौधारोपण ये चालू हुआ। इसके वजह से बहुत आतंक सा फैल गया, लोगों में भय व्याप्त हो गया। और जो नसबंदी कार्यक्रम चालू हुआ उसमें औरतें, यहाँ इंडिया में भुखमरी से मरने को लोग तैयार हैं। लोगों ने, जो वो लेडीज़ें थी, अपने बेटों को, अपने पतियों को निकालने से गुरेज करने लगी, वो उनको अंदर बंद करके रखने लगी। लोगों में इतना भय व्याप्त हो गया कि नसबंदी कर देंगे बाहर जाएंगे तो इस भय के माहौल में अफरा तफरी मची हुई थी। तब पुपुल जयकर इंदिरा गांधी से कहती हैं कि आप जवाहरलाल नेहरू की बेटी होकर क्या कर रही हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या हो रहा है? तब वो कहती हैं कि मैं इस 20 सूत्रीय कार्यक्रम से देश की प्रगति को थोड़ा और आगे ले जाना चाहती हूँ
और ऐसा नहीं चलता रहेगा, मैं 2 महीने बाद इसको आपातकाल को हटा दूंगी और ये 15 अगस्त के दिन मैं इसे बंद कर दूंगी, लोगों को दोबारा से आज़ादी का एहसास होगा। लेकिन लोगों को ये लग रहा था कि जो अंग्रेज़ों के ज़माने में हो रहा था अब ये फिर से होने लगा, लोग उनको तानाशाह समझने लगे। लेकिन ये चीज़ इतनी बढ़ती गई, इंदिरा गांधी ने बोला था वो 2 महीने से बढ़ के आपातकाल 2 साल तक चला गया। जब उनको लगा कि विरोध के स्वर तेज हो रहे हैं तो उन्होंने अचानक से लोकसभा को भंग करके चुनाव कराने की घोषणा कर दी। उन्हें पता था कि उनसे गलती हुई है और उसे कैसे साधा जाना चाहिए, उन्हें ये भी पता था कि वो शायद जीतेंगी नहीं। तो जब चुनाव हुआ और इस चुनाव में वो हारी, तब जयप्रकाश नारायण ने इस समय को इस इतिहास की सबसे बड़ी काली अवधि कहा और इनके विरोधी स्वर तेज हो गए थे और गठबंधन की सरकारें सामने आई, जनता पार्टी सामने आई और चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी जी हार गईं। लेकिन अब ये मोरारजी देसाई जो जीत गए थे, इनकी सरकार, इनके यहाँ बीच में भी फूट पड़ी हुई थी, ये सरकार भी ज़्यादा दिन नहीं चली, ये अपना विश्वास मत हार गए संसद में और इन्हें वहाँ से इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद चौधरी चरण सिंह को कांग्रेस के सदस्यों ने वादा किया था कि हम आपके सपोर्ट में रहेंगे और उनको वो चुनाव जीते। लेकिन जब एन 2 दिन पहले सदस्यों ने मना कर दिया और ये ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं, इन्हें कभी संसद का विश्वास हासिल नहीं हुआ, तो चौधरी चरण सिंह ने भी इस्तीफा दिया। 1980 में एक बार फिर चुनाव होते हैं और इंदिरा गांधी जी, एक बड़ा बाढ़ ग्रस्त इलाका था, वहाँ पे बहुत बुरी सिचुएशन थी, बहुत सारे लोग मर गए थे, कुछ बच्चे भी मर गए थे, तो वहाँ का दौरा करने जाती हैं और उनके साथ एक प्रतिभा सिन्हा थी, वो जाती हैं और भी कई लोग थे। तो जब वो जा रही हैं तो पानी भरा हुआ है, खूब सारा ज़मीन ऊपर तक, कमर तक पानी आ रहा है और वहाँ से जाने के लिए कोई साधन नहीं है, आगे बढ़ने के लिए कुछ भी नहीं था। तब उन्होंने कहा कि आगे की यात्रा कैसे करेंगे, डूब जाएंगे इसमें। तो बोले कुछ मिलेगा, ऊँट घोड़ा कुछ भी। तो उन्होंने कहा हाथी मिल जाएगा, मंदिर का है, जिसके ऊपर बैठने के लिए कोई ओहदा वगैरह कुछ भी नहीं था, सीधा हाथी था। तो उन्होंने कहा ठीक है हम चलेंगे। अब प्रतिभा सिन्हा घबरा रही हैं कि ऐसे हाथी पे कैसे बैठेंगे, लेकिन वो दोनों बैठ के जाती हैं। वो जब आपातकाल लगा था तो लोगों के सामने आने से एक इंदिरा जो सबके बीच में जाके बात करती थी, वो उस वक्त घबरा गई थी कि कहीं दंगा ना हो जाए। लेकिन वो फिर से जाती हैं लोगों के बीच और अपनी वही छवि कायम करती हैं कि हाँ वो लोगों के साथ हैं, और वहाँ जाके उन लोगों का दौरा करती हैं, उनको आश्वासन देती हैं कि हम आपकी सहायता करेंगे। वो कहती हैं कि ये जो हमने कार्यक्रम चला रखे थे 20 सूत्रीय कार्यक्रम, कहाँ से गरीबी हट गई है, कि ये तो वही सब सिचुएशन है। वो खुद कहती हैं अपने आप से कि इस देश में ऐसे नहीं कुछ हो सकता। तब वो लोगों को आश्वस्त करती हैं कि हाँ हम हैं, आपके साथ हैं। तो लोगों को लगता है कि हाँ कोई बड़ा आदमी उनके वो रुख तो किया, कोई आया। तो 1980 का चुनाव वो फिर से जीतती है और 14 जनवरी 1980 को वो दोबारा से प्रधानमंत्री बनी। अब जो भिंडरावाले का चेहरा खड़ा किया गया था संजय गांधी जी ने ही चुना था उनको कि अकाली दल के खिलाफ पंजाब में। तो भिंडरावाले इतना ज़्यादा हड़कंप मचा रहा था पंजाब में, वो ये कह रहे थे कि हमें अपना एक अलग राज्य बनाना है, खालिस्तान अलग चाहिए हमें, जिसमें सिखों के लिए अलग सब व्यवस्था हो। उनका एक आनंदपुर उनका प्रस्ताव था जो उसको पारित वो कराना चाहते थे। तो भिंडरावाले ने उस समय घातक दस्ते ने 80 लोगों की तो हत्या कर दी थी और 107 लोगों को घायल कर दिया था। तो इंदिरा गांधी जी ने बहुत बातचीत से समझाने की कोशिश की। वो जब नहीं मानता है तब 1982 में गर्मियों में भिंडरावाले अपने पूरे लोगों को लेके अपने हथियार बंद करके स्वर्ण मंदिर में जाके छुप जाता है। तब ऑपरेशन ब्लू स्टार स्टार्ट होता है और 36 घंटे का वहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया जाता है अमृतसर में, और 70,000 सैनिक पंजाब में दाखिल होते हैं। वहाँ की बिजली सप्लाई, परिवहन और इस सब को रोक दिया जाता है। 7 जून की सुबह सेना उस पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लेती है और जीएस भिंडरावाला और जो सावेक सिंह था, सावेक सिंह एक कोर्ट मार्शल किया हुआ एक सैनिक था जो इनकी सहायता करता है। तो वो दोनों की मृत्यु हो जाती है इसमें। तब इंदिरा गांधी का यहाँ सब जगह इस चीज़ के लिए नाम होता है, सब कुछ होता है, लेकिन यहाँ जो सिख समुदाय था वो उनसे बड़ा आहत हो जाता है और बिल्कुल उनको दोषी करार देता है कि उन्होंने उनकी उसको धर्म को और उनके धर्म स्थल को क्षति पहुंचाई है, तो हम इसका बदला लेके रहेंगे। लोगों के मन में ऐसी भावनाएं जागृत होने लगी। तब 30 अक्टूबर 1984 को उड़ीसा के भुवनेश्वर में एक जगह इंदिरा गांधी स्पीच देती हैं और वो कहती हैं कि मैं आज यहाँ हूँ, कल ना रहूँ, लेकिन मैंने बहुत लंबा जीवन जिया है और मैं यहाँ रहूँ या ना रहूँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा खून का एक एक कतरा इस देश के काम अंत तक आएगा। और जैसे उन्हें
आभास हो गया हो कि उनकी मृत्यु आने वाली है। इसके 24 घंटे बाद 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी को सतवंत सिंह और बेअंत सिंह, दो उनके जो सुरक्षा अंगरक्षक थे, वो उनको गोलियां मार देते हैं। एक केहर सिंह भी था जो उन दोनों को उस कार्य को अंजाम देने की शिक्षा उसने दी। और सतवंत सिंह अपनी ड्यूटी बदलवा लेता है एक पुलिसकर्मी के द्वारा, ये कहकर कि उसको पेचिश हुई है और वहाँ पे टॉयलेट है, तुम दूसरी जगह चले जाओ, मैं यहाँ रहता हूँ। और दूसरा जो बेअंत सिंह था, उसकी नाइट ड्यूटी थी, वो भी अपनी ड्यूटी दिन की करा लेता है। और बेअंत सिंह उनके ऊपर 5 फायर करता है और सतवंत सिंह से कहता है कि देख क्या रहे हो, तुम भी गोलियां दागो। तो वो उधर से वो 25 फायर करता है, ऐसे 30 गोलियां उनमें लगती हैं, 27 उन्हें छू के निकल जाती हैं। तो उसी समय इंदिरा गांधी गिर जाती हैं। उस समय सोनिया गांधी जी घर में अकेली थी, वो घबरा के बाहर आती हैं। उस वक्त इंदिरा गांधी जी पीटर उस्तिनोव को एक इंटरव्यू देने जा रही थी और वो बाहर निकल के आती हैं 9:09 पे सुबह, और इसी वक्त उन पर हमला हो जाता है। तो सोनिया गांधी जी घबरा के बाहर आती हैं और वो बाहर आके उनकी देह को देखती हैं, मृतप्राय सी पड़ी हुई इंदिरा गांधी को। उनको समझ नहीं आता क्या करें। जब वो बाहर आती हैं तो एम्बुलेंस से उसका ड्राइवर नदारत मिलता है और एक एम्बेसडर का आनन फानन में इंतज़ाम होता है और उस एम्बेसडर में बिठाकर अपनी सास की देह को रख के वो ले जाती हैं। उसका पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम में कहा जाता है कि ये शॉक से और ब्रेन हेमरेज से इनकी मृत्यु हुई। जो पहली 2-3 गोलियां लगी उसी में इनका देहांत हो गया था। तो सतवंत सिंह और बेअंत सिंह भाग रहे थे, तो सतवंत सिंह को वहीं मार दिया जाता है पुलिस द्वारा। बेअंत सिंह को बचा लिया जाता है, उसका इलाज होता है बाद में। वो और जो वो था केहर सिंह, उन दोनों का बाद में जो वो होता है कोर्ट में जाके उन लोगों को फांसी की सज़ा दी जाती है। तो उसमें भी जज ये कहते हैं कि कोई भी राजनेता है, आपको नहीं पसंद है या आपको उसकी कार्य करने का तरीका नहीं पसंद है, तो आपके पास चुनाव प्रक्रिया है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी की मृत्यु करें, आप उन पे गोलियां दाग दें। तो इसलिए उन दोनों को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। और इस प्रकार एक युग का, एक निडर महिला का, एक लोह महिला का इस प्रकार एक अंत हो जाता है, एक युग खत्म हो जाता है। साहसी दृढ़ निश्चयी महिला जो सारे जीवन भर संघर्ष करती रहती है। वो जो शहादत किताब में है, उसके लेखक राजेंद्र मोहन भटनागर अपनी किताब में लिखते हैं कि इंदिरा गांधी अपनी कहानी की द्रौपदी थी, लेकिन उनका कृष्ण कोई नहीं था, वो स्वयं अपनी कृष्ण थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को निर्बाध गति प्रदान करी, वो उन्होंने स्वयं की, वो स्वयं अपनी कृष्ण थी। और जो राजेंद्र मोहन भटनागर हैं, वो शुरू में उनकी जो गरीबी हटाओ नारा थे उससे उन्हें पसंद नहीं आया था, तो उन्होंने कहा था कि ये गरीबी जाएगी कहाँ हट के। तो फिर वो बोलते हैं कि इंदिरा गांधी कहती है कि मैं राजनेता हूँ, और लेखक जो होता है उसके पास एक तीसरी आंख होती है, वो हमारे पास नहीं होती है। तो जब बातचीत होती है तो राजेंद्र मोहन भटनागर उनके प्रभाव में आ जाते हैं, तब वो जाके ये शहादत किताब लिखते हैं। और उसमें तभी उन्होंने उनको उसकी उपाधि दी कि द्रौपदी और कृष्ण वो अपनी स्वयं थी, उनका कोई कृष्ण नहीं था। और बस इसी प्रकार अंत हो जाता है। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे मैंने ये व्याख्यान शुरू किया था कि जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा तेरा नाम रहेगा, तो हाँ, ये बात सत्य है, जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा तेरा नाम रहेगा। धन्यवाद।